ओके, कंटिन्यू अदर डिस्कशन। फूरियर ट्रांसफॉर्म में दोनों ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के, वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन हैं। ओके, तो से आप फॉर्मूले, लेट मी से, अगर आपको इंटीग्रल्स करने आते हैं तो आपको कोई टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेट मी से इट दिस वे। ओके, आप इंटीग्रल करके फॉरवर्ड वाला या नॉर्मल जिसे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कहेंगे वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये वाला ऑपरेशन भी इस समय इन्वर्स वाला भी एक इंटीग्रल की फॉर्म में डिफाइंड है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। तो ये भी आप केवल इंटीग्रल करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ टेबल वाला सिचुएशन आप यूज़ कर सके तो अच्छी बात है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, लेट्स से दिस वे। ओके, तो ये हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे जो चीज़ मैंने ऊपर कही, फॉर्मली मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला कोई फंक्शन एफ टी है, उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एफ टी फंक्शन लिया, इट्स बार प्लस आइटा ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया, और 1/√2 का फैक्टर एक्स्ट्रा, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें। और देखिए यहाँ पे मैंने प्लस के साथ माइनस साइन भी लिखा है, और इस 1/√2 को मैंने रेड से सर्किल भी किया है। रीज़न, आप डिफरेंट बुक डिफरेंट सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये वही आती है, चॉइस कन्वेंशन की बात आती है। हो सकता है कोई फूरियर ट्रांसफॉर्म प्लस के बजाय माइनस से डिफाइन कर रहा हूँ, बट मैं प्लस के साथ डिफाइन कर रहा हूँ, और मेरे लिए कांस्टेंट पार्ट जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म में इसका 1/√2 पार्ट जाता है। 1/√2 का मतलब समझ रहे हैं, हमें 1/2 को कुल मिला के स्प्लिट करना है इन दो इंटीग्रल्स में। अब आपकी चॉइस है कैसे स्प्लिट करते हैं, तो मैंने ये चॉइस ली, लेकिन मैंने सर्किल इसलिए किया है, हो सकता है आप किसी दूसरे सोर्स से स्टडी कर रहे हो तो ये फैक्टर और ये फैक्टर डिफरेंट हो सकता है, ये प्लस के बजाय माइनस के साथ डिफाइंड हो सकता है, और ये फैक्टर कुछ और भी हो सकता है। ओके, दिस ये इन जनरल ये चॉइस सी हो सकती है, सम कांस्टेंट सी। ओके, लेकिन तब आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में ये जो कांस्टेंट पार्ट है दोनों जगह से इनका प्रोडक्ट 1/2 होना चाहिए, ये कंडीशन जरूर है। ओके, तो रिमेंबर दिस। तो इसी चीज़ को हम कहेंगे सिंबॉलिकली, हम इसे एफ टिल्डा ओमेगा लिखेंगे। ओके, अब हम ओमेगा स्पेस में आ गए फूरियर ट्रांसफॉर्म, और जैसे मैंने कहा हो सकता है मैं इस टिल्डा को भी अवॉइड कर दूं, एफ ओमेगा, एफ सेम सिंबल है, लेकिन ये टी का फंक्शन है, ये ओमेगा का। तो इससे हमारा ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा हूँ। और सिंबॉलिक फॉर्म में शायद हम ऐसा भी लिख दें, ये कुछ इसी तरीके का है जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते थे हम किसी फंक्शन का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ऐसा भी ले सकते हैं। तो अलग अलग सिंबल्स हम यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली तो मैं तो इसे यूज़ करूँगा। तो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड। ओके, दिस इनफैक्ट मैं अगेन रिमाइंड करा रहा हूँ, ये फिजिक्स में नॉर्मल कन्वेंशन है, एटलीस्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स के रेस्पेक्ट में ओरिजिनल स्पेस में जो फंक्शन है और फूरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो है, दोनों के लिए सेम सिंबल यूज़ किया जाता है। केवल उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो किसका फंक्शन है उसको देख के पता लग जाता है, अच्छा आप किस स्पेस में फंक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, दिस ये जो एक्सप्रेशन है, जो जनरल कोई इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है, एफ टी कोई फंक्शन है, कर्नल से मल्टीप्लाई किया, तो कर्नल की जगह इस समय के ओमेगा टी की जगह ये है e+ आइटा ओमेगा टी, और एक साथ में एक 1/√2 का फैक्टर। ओके, तो ये एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। तो दिस क्लियरली हैज़ द फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, और इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं आवर फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो मैंने अगेन इस चीज़ को यहाँ पे लिखा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन एफ टी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ टिल्डा ओमेगा, या सिंपली एफ ओमेगा भी, हम उसको ये डिफाइन कर रहे हैं दिस। ओके, अगेन मैंने प्लस के साथ रेड पेन से माइनस साइन भी इसलिए लिखा है, आपके पास चॉइस है स्टिल, बट आप चॉइस मिक्स नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते आधे सवाल तक आपने कहा मैं प्लस के साथ वर्क कर रहा हूँ और बाद में नो, स्टिक टू वन चॉइस। आप एक चॉइस ले लीजिए और फिर हमेशा उसी के साथ वर्क कीजिए। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। तो दिस डिफाइंस आवर फूरियर ट्रांसफॉर्म। और तो इस वाले इंटीग्रल में, फूरियर इंटीग्रल में, ये वाला पार्ट ये यहाँ डिफाइन हो गया। तो अगर मैं अब इस चीज़ को एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा लिखूँ, थोड़ी देर के लिए मैं टिल्डा साइन भी रख दूँ, ये हमारा एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा है। ओके, फूरियर ट्रांसफॉर्म जो ऑब्टेन हुआ, तो फिर ये एक्सप्रेशन किस तरह का नजर आता है, जो चीज़ मैंने आपको समझाई मैथमेटिकली यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लिसिटली की है। ये सेकंड वाला जो इंटीग्रल था उसको हमने कह दिया अरे वो तो एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, टी स्पेस से हम ओमेगा स्पेस में आ गए, एफ की जगह एफ टिल्डा। ओके, लेट मी से एफ टिल्डा फॉर द टाइम। तो अब अगेन ये एक्सप्रेशन, अरे ये वाला इंटीग्रल भी फिर से एक फूरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म का है। ओके, दिस, तो इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म से टी स्पेस से ओमेगा स्पेस में आए, ओमेगा स्पेस से फिर से टी स्पेस में चले गए यूजिंग द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट इन द फूरियर ट्रांसफॉर्म। हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली फंक्शन की कोई भी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हुई। कैसे लॉस्ट नहीं हुई, देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इस पर अगर मैं ये वाला ऑपरेशन कर दूँ जिसको हम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो फंक्शन से हमने स्टार्ट किया था वो वापस मिल गया। इसका मतलब ओरिजिनल फंक्शन एफ टी
FT से आए यहाँ, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। क्या सेंस है? क्योंकि अगर आपको ये भी पता है तो आप फिर से वो ओरिजिनल फंक्शन रिकवर कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है, नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट इन द फूरियर ट्रांसफॉर्म। इनफैक्ट ये चीज़ हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी देखी थी, पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक नल फंक्शन का नोशन आता है, यहाँ पे ऐसा कोई नोशन नहीं है। आप इन दैट सेंस अगर आपका बहुत वैसे फंक्शंस नहीं है, वेल बिहेव्ड फंक्शंस हैं, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म इन अ सर्टेन सेंस इज यूनिक। ओके, आपको ये एंड दिस द ओरिजिनल फंक्शन कैन बी रिकवर्ड वाया द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म करके कुछ मिला, ओके, उससे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रोसेस से आप अपने ओरिजिनल फंक्शन को रिकवर कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों को मैंने यहाँ ब्लॉक फॉर्म में जो लिखा है, जो कन्वेंशन जिनके साथ हम वर्क करेंगे, मैं वर्क करूँगा, वो ये रहे। ओके, गिवन अ फंक्शन एफ टी ई टू पावर प्लस आइटा ओमेगा टी डी टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का इंटीग्रल 1/√2 का फैक्टर, दैट वुड बी माई एफ ओमेगा। अब मैंने टिल्डा भी छोड़ दिया है, हो सकता है मैं आगे फिर से यूज़ करूँ, बट ये ओके। और एफ ओमेगा जो है इसको ई टू पावर माइनस ओमेगा टी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, वही एक्सपोनेंशियल है, ओमेगा टी का इमेजनरी एक्सपोनेंशियल, ओमेगा टी का इमेजनरी एक्सपोनेंशियल, एक जगह प्लस साइन एक जगह माइनस है। यहाँ इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में है, यहाँ इंटीग्रेशन ओमेगा के रेस्पेक्ट में है। वी गेट बैक द फंक्शन 1/√2 दोनों जगह शेयर एक जैसा हुआ है, तो डेफिनेशन सिमेट्रिक बन रही है, और एक और दूसरे में साइन अपोजिट है, तो बहुत हद तक पूरी तरह एक ही जैसे तो नहीं है, बट सिमेट्रिक फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म सॉरी। इनफैक्ट आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो इसे फूरियर ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं, इसे इनवर्स कह सकते हैं, वो अगेन मैटर ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो आप किसे फूरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं और किसे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन योर चॉइस। ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। दिस सिंबॉलिक रिलेशनशिप ये है, टी स्पेस में है, ओमेगा स्पेस, अब की बार मैंने ओमेगा स्पेस इधर दिखाया है क्योंकि सिचुएशन सिमेट्रिक है, तो आप एफ टी से एफ ओमेगा ऑब्टेन कर सकते हैं और एफ ओमेगा से एफ टी ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, जो हमारी चॉइसेस के कन्वेंशन है उस चीज़ को मैंने यहाँ पे थोड़ा इस तरह से दिखाया है। ठीक है, माना एफ एक्स कोई फंक्शन है, अब मैंने टी थोड़ी देर के लिए टी को सप्रेस करके अगेन एक्स की फॉर्म में लिख दिया है एफ एक्स, और कर्नल जो है ई टू द पावर आइटा ओमेगा एक्स डी एक्स तो है ही, लेकिन उसके अलावा मैंने एक पी फैक्टर लिखा है। ये पी एक सोचिए, पी एक है या तो ये +1 होगा या -1 होगा, आपके पास इस जो फैक्टर की चॉइस होती है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होती है। तो ये पी मैंने इस तरह से लिया है, तो माना मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से डिफाइन करता हूँ, ठीक है, पी के साथ, पी मेरे पास चॉइस है, मैं 1 या -1 कुछ भी ले लूँगा, और साथ में बाहर का कांस्टेंट मैंने 1/2 या 1/√2 नहीं लिखा, मैंने कहा मैं इस कांस्टेंट को सी लूँगा। ठीक है, आप इसको अपना फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, पर तब जब आप इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करेंगे इस एफ टिल्डा ओमेगा से, जब आप अपना एफ टी फिर से ऑब्टेन करना चाहेंगे, तो अगर यहाँ ई टू द पावर पी आइटा ओमेगा एक्स आपने लिया है, तो दूसरी जगह ई टू द पावर पी आइटा ओमेगा टी, वो टी और एक्स अगेन उस नोशन के कारण है, आप चाहे तो इस सब जगह इसको टी लिख सकते हैं, टी 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 टी। इनफैक्ट लेट मी डू इट, टी टी टी, पी आइटा ओमेगा टी, पी आइटा ओमेगा टी है, पर यहाँ मैंने उसका साइन इन्वर्स कर दिया है। इस इन्वर्स को इस तरह सोचिए, पी के पास, पी की आपके पास चॉइस है, अगर आप p को यहाँ प्लस रखते हैं तो ये प्लस साइन का बनेगा, ये माइनस का, लेकिन अगर आप p को -1 रखते हैं ये माइनस वाला बनेगा प्लस वाला। तो मोस्ट जनरल जो भी आप चॉइस कर सकते हैं, आप एक जगह चॉइस कर लेंगे, इन्वर्स में आपके पास फिर चॉइस नहीं है, इसको इस तरह सोचिए। और जैसे मैंने यहाँ इस कांस्टेंट को सी लिया, तो दूसरी जगह का कांस्टेंट फिर मैं अपनी मर्जी से नहीं रख सकता हूँ, दूसरी जगह का कांस्टेंट मुझे इतना रखना पड़ेगा ताकि इन दोनों जगह के जो ये ओवरऑल कांस्टेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट 1/2 बने। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को यहाँ सी रखता हूँ तो यहाँ मुझे इस कांस्टेंट को 1/2 सी रखना पड़ेगा। तो मोस्ट जनरली फूरियर ट्रांसफॉर्म आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ, सी को 1 ले लेते हैं, वो फूरियर ट्रांसफॉर्म में एफ टी ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी, सिंपली केवल ये इंटीग्रल, नो कांस्टेंट, और तब 1/2 का पूरा फैक्टर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में डिफाइन करते हैं। या कुछ लोग पूरा 1/2 का फैक्टर यहाँ ले लेते हैं और यहाँ फिर 1 लेते हैं। तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। ओके, दोनों जगह के कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट 1/2 होना चाहिए, और पी की चॉइस आप पे है, आप +1 -1 कहाँ रखना चाहते हो, लेकिन एक जगह आपने रख दिया, फिर दूसरी जगह आपके पास फ्रीडम नहीं है, आप दोनों जगह प्लस या दोनों जगह माइनस नहीं कर सकते हैं। ओके, बट दिस इज व्हाट वी विल बी वर्किंग विद। ओके, और सिंबॉलिकली जो ये सब हमने किया है, आप फूरियर जो हमने सीरीज़ एनालिसिस किया था, फूरियर सीरीज़ एनालिसिस में आपके पास कोई फंक्शन होता है, वैसे भी वो एक छोटे इंटरवल में डिफाइंड होता है, -t/2 to t/2 या जो भी पीरियोडिक फंक्शन या वटेवर, और उसका जब हम फूरियर एनालिसिस करते हैं तो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मौजूद है, इसका डिस्क्रीट, उसी से को हमने आगे बढ़ाया, बेसिकली उसी का कंटिन्यूस केस एक तरह से हमने ऑब्टेन किया। तो जो सिचुएशन है
टी स्पेस और ओमेगा स्पेस वाली जो सिचुएशन है, आपके पास कोई फंक्शन है एफ टी, मैंने ऐसे ही बना दिया, कोई फंक्शन है टी स्पेस में, तो उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म भी जिसे हम एफ ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी कोई फंक्शन है, लेकिन ये टी स्पेस का फंक्शन है, ये ओमेगा का। तो एक फंक्शन से हम दूसरा फंक्शन ऑब्टेन कर रहे हैं। वैसे इन फंक्शंस के बीच बहुत डीप रिलेशनशिप होती है, जैसे आगे मैं टच करूंगा थोड़ा सी। ओके, आपने मॉडर्न फिजिक्स में अपना पढ़ा है, क्वांटम तो आप शायद नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे, बट मॉडर्न फिजिक्स आपने पीछे पढ़ा है, अनसर्टेनिटी रिलेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का थोड़ा नोशन आपको है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, फुरियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसा फीचर है जो जितनी फिजिक्स आप अभी तक भी पढ़ चुके हैं वो वहाँ किसी ना किसी रूप में समाहित है। ठीक है, वो हमने उसे फुरियर ट्रांसफॉर्म का नाम वहाँ पे नहीं दिया, बट वो कहीं ना कहीं उसके फ्रेमवर्क में फुरियर ट्रांसफॉर्म शामिल है। ओके, तो एक जगह जहाँ आप हल्की हिंट देख पाएंगे, हाँ फुरियर ट्रांसफॉर्म का नोशन किस तरह से यहाँ अप्लाई होता है, किस तरह से वो यहाँ इनबिल्ट है, बल्कि अप्लाई भी क्या होता है, वो इनबिल्ट है, वो होगा एक अनसर्टेनिटी रिलेशन। सो these are our working definitions of the Fourier transform and the inverse Fourier transform. ओके, अब मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स की बात करूँगा, ये डायरेक्टली आपके इस समय सिलेबस के रेलेवेंट नहीं है, बट यहाँ से अगेन ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको आगे या पीछे भी शायद थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा है उसके साथ आप मिक्स करके बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स की। पहला पॉइंट है जिसे मैं कह रहा हूँ डिकम्पोजिशन ऑफ आइडेंटिटी। ये पॉइंट शायद मैंने पीछे भी कहा था, बट यहाँ इसके साथ भी मैं टच करता हूँ। फुरियर इंटीग्रल ये है 1/2 पाई ओमेगा का इंटीग्रल। अब मैंने डेफिनेट साइन ले लिया, इस वाले फंक्शन को e पर आइटा ओमेगा, इनफैक्ट मैं सब जगह अब इसे टी कर देता हूँ। देखिए, मैं इसे टी लिखने से अवॉइड इसलिए कर रहा था, जब तक ये इंटीग्रल मैंने एक्स के टर्म्स में लिखा हुआ है तो ये टी वाला फैक्टर मैं इंटीग्रल के अंदर भी रख सकता हूँ, बाहर भी, लेकिन ये अंदर के वेरिएबल को अगर मैं टी से रिप्लेस करता हूँ तो अब मैं इस फैक्टर को इसके अंदर नहीं ला सकता हूँ। ये इंटीग्रल अलग से परफॉर्म करो पहले, ठीक है, इसको बाहर ही रखो, और फिर जो यहाँ ऑब्टेन हो उसको इससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट। बट इनफैक्ट यहाँ मैंने लिख रखा था, मैंने इसे वो कर दिया, बट दिस थिंक ऑफ दिस प्रोसेस समथिंग लाइक दिस। आप पे एफ टी से आपने स्टार्ट किया, एफ टी पे कोई ऑपरेशन किया, देखिए एफ टी आपको दिया था, आपने उसे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, ओवरऑल एक मैथमेटिकली आपने एक ऑपरेशन तो किया, और फिर जो मिला उस पर फिर कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशन किया। बेसिकली ये जो दो इंटीग्रल्स हैं, और सीधे सीधे इंटीग्रल्स भी नहीं है, आप इनको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, बट बेसिकली ये आपने कुल मिला के कुछ ऑपरेशंस किए हैं। देखो सिंबॉलिकली मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, एफ टी था, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया, डैश के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है ये इसको आप इसको इस तरह से, और साथ में कॉन्स्टेंट्स वगैरह सोच लीजिए ये, और फिर एक इंटीग्रेशन किया, और फिर जो मिला उसको फिर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया, और तो ओवरऑल, लेकिन इस सबको करके मिला क्या, फिर से एफ टी। फुरियर इंटीग्रल यही तो है, एफ टी को एफ टी के टर्म्स में एक्सप्रेस करता है। तो सिंबॉलिकली मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, और ये जो ये दो ऑपरेशंस हैं, दो या जितने भी रहे हों, इन ऑपरेशंस को मैंने यहाँ ओ, ये ओ सिंबल मैंने यूज़ किया, जीरो नहीं है, ये ओ है, और ओ के ऊपर ये साइन मैंने एक रीज़न से लगाया है। बाद में आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे समथिंग कॉल्ड ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेटर को अभी मैं बल्कि ऑपरेटर भी नहीं, मैं ऑपरेशन बोलता हूँ, कोई तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं हम एफ टी पे एक ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा हूँ, एफ टी को जो मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया, जिसको हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कह रहे हैं, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमने एफ टी पे कुछ ऑपरेशन किया और फिर कुछ और ऑपरेशन किया, कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स किए। तो ओवरऑल हमने एफ टी पे ये दोनों स्टेप्स जो हमने किए, सारे के सारे ऑपरेशंस जो किए, उनको अगर मैं एक सिंबॉलिक नाम दे दूँ, तो ये जो हमने फुरियर इंटीग्रल लिखा है, एटलीस्ट सिंबॉलिक फॉर्म में मैं इसे इतना तो लिख सकता हूँ, एफ पे कुछ ऑपरेशंस किए, 1 2 3 4 जितने भी, और फिर से एफ मिल गया। तो अगर आप इसे बहुत नाइव लैंग्वेज में भी देखें तो वो कौन सी चीज़ है जो किसी चीज़ पे एक्ट करके, एफ कोई भी फंक्शन हो सकता है, फिर से आपको एफ दे, तो वो चीज़ क्या होती है, 1। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में सोचें, 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो फिर से वो चीज़ मिलती है। ऑपरेटर की दुनिया में हम इसे कहते हैं, हमने जो ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो एक्चुअली है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आप उसे 1 जैसा ही समझ सकते हैं, बट वो ऑपरेटर्स की दुनिया का 1 है। ओके, जैसे मैट्रिसेस में होता है ना, किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलती है। तो उस नोशन को हम जनरलाइज कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है 1 हो, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये मैं बहुत क्वालिटेटिव यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बट जो फुरियर इंटीग्रल है, और फुरियर इंटीग्रल बेसिकली होता क्या है, फुरियर ट्रांसफॉर्म और फिर एक इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, लेकिन उस चीज़ को सिंबॉलिकली मैं ऐसे देख सकता हूँ, हम ओवरऑल एफ टी पे बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, और आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम
1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये 1 मैंने ये वाला नहीं लिखा, जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर 1 को लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 बार 1, थोड़ा एक दूसरे से दूर, तो ये इस तरह का ऑपरेटर को जनरली आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो क्वालिटेटिवली जो फूरियर इंटीग्रल जो कहानी कर रहा है वो यही कर रहा है, एफ टी पे आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई कर रहा है और फिर से एफ टी मिल गया। आप यहाँ देखिए, एफ टी पे कुछ प्रोसेस की और फिर से एफ टी तो मिला। बस यहाँ ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, इसका रोल किसके पास है? इस चीज़ के पास। ये अगेन आप सिंबॉलिक सोचिए, आप उसकी मैथमेटिक्स में मत जाइए क्या एक्सप्रेशन थे। ये जो 2 बार हमने इंटीग्रेशन का ऑपरेशन किया कुछ कर्नल से मल्टीप्लाई करके, ये दोनों ऑपरेशंस एक साथ आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एफ टी से आपको फिर से एफ टी मिल गया, तो इसका बिहेवियर किसकी तरह है? आइडेंटिटी। तो एक तरह से आपको आइडेंटिटी के लिए एक एक्सप्रेशन मिल गया। ये जो एक्सप्रेशन है, मैंने, आप चाहे क्वालिटेटिवली सोचिए, मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर को लिख सकता हूँ इंटीग्रल दिस फर्स्ट क्वांटिटी इंटीग्रल दिस सेकंड क्वांटिटी। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर आप ऐसा सोच सकते हैं। ओके, मैंने इसे इक्वल टू नहीं लिखा है, इट इज समथिंग लाइक इंटीग्रेशन फर्स्ट कर्नल इंटीग्रेशन सेकंड कर्नल। इस फीचर को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ आइडेंटिटी। आपने आइडेंटिटी को डिकम्पोज कर दिया। अब ये आपको काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा, मैं आपको इसका एनालॉजी देता हूँ जो हम पीछे कर चुके हैं, शायद मैंने डिस्कस भी की थी, बट लेट मी रिपीट अगेन। तो होपफुली फिर आप इसको फिर से देखेंगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे क्लिक करेगी। आपके पास 3 डायमेंशन में, ऑर्डिनरी 3 डायमेंशन में कोई वेक्टर है v, जिसके कंपोनेंट्स हैं vxi प्लस vyj प्लस vz के। तो इस वेक्टर से हम उसके कंपोनेंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? अगर आप v वेक्टर को, ये गिवन वेक्टर को i के साथ डॉट करें तो आपको vx मिलता है, इसी वेक्टर को j के साथ डॉट करें तो vy मिलता है, और इसी वेक्टर को k के साथ डॉट करें तो z। ऑर्थोगोनलिटी, एक्सपेंशन। और इन्हें अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की लैंग्वेज से, फूरियर एनालिसिस की लैंग्वेज से अगर कनेक्ट करूं, vx vy vz हैं एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स। i j k का रोल साइंस और कोसाइंस हार्मोनिक्स की तरह है फूरियर एनालिसिस के, और उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं an और bn, उनका रोल vx vy vz पे है। तो कोफिशिएंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? ये प्रोडक्ट यहाँ पे जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और मैंने शायद आपको बताया इन जनरल फिजिक्स में हम इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। ऑर्थोगोनलिटी जो है वही यहाँ पे वर्क करती है। ओके, उससे हमने ये एक्सट्रैक्ट कर दिया। बट नाउ अगर मैंने जो ये vx vy और vz एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स जिन्हें मैं अब कह रहा हूँ, इनकी वैल्यू अगर फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, vx की जगह ये एक्सप्रेशन v डॉट आई, और vy की जगह v डॉट जे, और vz की जगह v डॉट के, तो ये वाला एक्सप्रेशन v का एक्सप्रेशन बन जाएगा vx की जगह v डॉट आई, और एक i पहले से है यूनिट वेक्टर i, और vy की जगह v डॉट जे और एक j एंड दिस। इस एक्सप्रेशन को मैं स्लाइटली रीराइट इस तरह से किया है, i देखिए i और i के बीच कोई डॉट नहीं है, डॉट है एक i और एक v के बीच। तो इस चीज़ को देखो मैंने ऐसे लिखा i और यहाँ j और k प्लस, और हर किसी टर्म का मैं एक डॉट आ रहा है किसके साथ? डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आ रहा है? v के साथ। इसको इस तरह सोचिए, i डॉट v डॉट आई लिखो या i डॉट v डॉट आई, जो कि vx के बराबर होता है vx i vy j vz के, वही चीज़ है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज की तरह भी दिया था और बाद में शायद समझा भी दिया था। तो अब देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये v से स्टार्ट किया, कुछ किया, ये एक ऑपरेशन किया यहाँ पे, इस समय ऑपरेशन कुछ डॉट टाइप का और कुछ है, बट वट एवर बीट सिम्बॉलिक फॉर्म में ही सोचें, v पे कोई ऑपरेशन किया, लेकिन उस ऑपरेशन से फिर से v वापस मिल गया। तो ये ऑपरेटर जो है, इस समय जिस वेक्टर्स की दुनिया में हम काम कर रहे हैं, उस वेक्टर्स की दुनिया में ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। इसका रोल आइडेंटिटी ऑपरेटर का है। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर फंक्शंस की दुनिया में था, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर वेक्टर की दुनिया, बट नोशन सेम है। ओके, यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर आई प्लस जे प्लस के। तो इसी फीचर को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ आइडेंटिटी। अब आप इन दोनों सिचुएशंस को अगर कंपेयर करें ना, बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ इस चीज़ को समझना आसान है। वेक्टर था, वेक्टर के टुकड़े कर दिए, ये मैंने हिस्से किए हैं, कंपोनेंट्स को आप एक तरह से हिस्से सोचिए। कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है, अब मैं जनरल कंसेप्ट की तरह क्वालिटेटिवली बात कर रहा हूँ, कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है, ये कुल मिला के एक ऑब्जेक्ट थी सम पे, आपने इसके ब्रेकिंग कर दी। अब ब्रेकिंग वैसे हमने आर्बिट्री नहीं की है, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में की है, बट वट एवर बी द केस, इसको अलग अलग हिस्सों में ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर इन हिस्सों को फिर से जोड़ें सारे के सारे, तो फिर से आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मिलनी चाहिए।
ये वही बात हो रही है। अगर इफ़ यू लुक एट दीज एक्सप्रेशंस इन दैट वे, इन दिस क्वालिटेटिव वे, आपने हिस्से किए चीज़ के, लेकिन फिर सारे हिस्से असेंबल कर दिए तो फिर से वो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो गई। ओके, तो यही है डिकम्पोजिशन ऑफ आइडेंटिटी का नोशन। ओके दिस, तो आप इन दोनों सिचुएशन को इस तरह से जरूर कंपेयर कीजिए। ये भी अगर आप दिमाग में अच्छे से बैठा लें तो एटलीस्ट आप इस आइडिया को यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं क्वालिटेटिवली। हाँ, यहाँ भी हम यही चीज़ कर रहे हैं। रिमेंबर, ये एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किस तरह से किया था? फूरियर सीरीज़ जो थी, फूरियर सीरीज़ के कोफिशिएंट्स को फिर फूरियर सीरीज़ एक्सपेंशन में सब्स्टिट्यूट किया था, और बाद में हाँ उसके डिस्क्रीट केस से हम कंटिन्यूस केस में चले गए थे, लेकिन वहीं से आया था। वही चीज़ यहाँ की, कंपोनेंट्स की वैल्यू खुद एक्सपेंशन में सब्स्टिट्यूट की, कंपोनेंट्स की वैल्यू एक्सपेंशन में सब्स्टिट्यूट। वही ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करेंगे, हो सकता है आपके बीएससी लेवल पे ये हो, या आप में से जो हायर स्टडीज़ में जाएंगे, एमएससी इन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे जब आप, तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोशन आता है, यही डिकम्पोजिशन ऑफ आइडेंटिटी। अब मैंने उसका केवल एक्सप्रेशन लिखा है, ना मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, ना मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैंने ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। जब आप इस फिनोमेना पे पहुँचे, आप में से जो लोग इस स्टडी तक पहुँचे हैं, ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में जब इस चीज़ को इनकाउंटर करें, डिकम्पोजिशन ऑफ आइडेंटिटी, तो इन डिस्कशंस को याद करने की कोशिश करना। ओके, ये आपकी इस नोशन को समझने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ आइडेंटिटी कोई बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट नहीं है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स में ही आता है। डिकम्पोजिशन ऑफ आइडेंटिटी एक ऐसा फीचर है जो आप पीछे से लगातार देखते आए हैं। दिमाग में इस तरह की सिचुएशन ध्यान रखिए। अब केवल 3 डायमेंशनल वर्ल्ड नहीं है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती है सिचुएशन, इनफाइनाइट डायमेंशनल सिचुएशन भी हो सकती है, बट टुकड़े किए, फ्रैगमेंट्स किए, ऑर्थोगोनल, और बाद में उन्हें कलेक्ट कर दिया, तो फिर से वही तो ऑब्टेन होगा। तो वो कुल मिला के वो ऑपरेशन जो ऑपरेटर आपको करके देता है। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। एक पॉइंट ये, और दूसरा एक पॉइंट और, ये भी मैं केवल टच कर रहा हूँ अब, इतना ये दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन अभी तो एटलीस्ट इतना टाइम नहीं है। कभी मेरे पे एक एक्स्ट्रा लेक्चर का टाइम होगा तो मैं थोड़ा डिराक डेल्टा जरूर कवर करना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट नोशन, फिजिसिस्ट के लिए तो इतना यूज़फुल टूल है, बट सिंपली मैं यहाँ पे इस तरह से वो कर रहा हूँ। इफ़ यू गेट टाइम, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, मैं इसे पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन इफ़ यू गेट टाइम, इसको कहीं से आप स्टडी कर लें। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि मैथमेटिकल फिजिक्स की किसी बुक में देखेंगे, आराम से 1-2 पेज अगर आप इसके पढ़ लें तो दैट वुड बी इमेंसली हेल्पफुल टू यू। अगेन मैंने यहाँ पे फूरियर इंटीग्रल जो होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, एफ से स्टार्ट करके फिर से एफ, वो वाला एक्सप्रेशन मैंने लिखा है। बस यहाँ पे 2 पाई वाला जो फैक्टर ओवरऑल बाहर होता है उसको मैं यहाँ ले आया। ओके, सेम एक्सप्रेशन है बस। ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट है इसको मैंने रेड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अब ये किसी भी फंक्शन के लिए अप्लाई होता है, तो अगर आप फंक्शन की जगह 1 ले ले तो पुट एफ टी इक्वल टू 1, इस एफ टी की जगह जिससे स्टार्ट किया और फिर 2 बार इंटीग्रेशन किया, फिर से एफ टी, तो एफ टी की जगह अगर आप 1 रख दें तो ये एक्सप्रेशन आपका ये बन गया। इसमें से जो रेड वाला पार्ट है जो कि हम कहते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो इस समय हम किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं? 1 का। अपार्ट फ्रॉम ये फैक्टर 1/√2 के बजाय मैंने 1/2 लिया है, वो कांस्टेंट वगैरह की डेफिनेशन में जा सकता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो फंक्शन यहाँ पे आपको ऑब्टेन हुआ है, विच इज़, जिसे आप अभी तक शायद कहते, इसे आप कहेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म किया किसका? 1 का। 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म तो किया है हमने, लेकिन ये इसका अपने आप में एक नाम है इस चीज़ का, इसे हम कहते हैं द डिराक डेल्टा फंक्शन। और डिराक डेल्टा फंक्शन का जो हमारा सिंबल होता है दैट इज दिस ये डेल्टा सिंबल होता है, डेल्टा, और किसका फंक्शन है? ओमेगा का। ओके, इनफैक्ट डेल्टा ओमेगा की आप ये डेफिनेशन ले सकते हैं। अब डिराक डेल्टा क्या होता है क्या नहीं वो हमने कहीं बात नहीं की, बट से आप डिराक डेल्टा कभी पढ़ते हैं तो डिराक डेल्टा का जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, वो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्टा ओमेगा बराबर होता है 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर प्लस आइटा ओमेगा टी डी टी। ओके दिस, लेकिन ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? बेसिकली मतलब एक तरह से आप ये चीज़ आप दिमाग में रख सकते हैं। डिराक डेल्टा फंक्शन जो है बेसिकली, जिस चीज़ को हमने डिराक डेल्टा डिफाइन किया है, वो बेसिकली 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म है। अपार्ट फ्रॉम सम कांस्टेंट्स, हमने अपने फूरियर ट्रांसफॉर्म में केवल 1/√2 का फैक्टर डिफाइन किया है, तो थोड़ा कांस्टेंट में डिफरेंस है, बट अदरवाइज फंक्शन किस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है? डिराक डेल्टा फंक्शन 1 का, आइडेंटिटी का। 1 मतलब कांस्टेंट फंक्शन। अगर आप किसी फंक्शन को कह रहे हैं ये फंक्शन 1 है, मतलब हर जगह उसकी वैल्यू कितनी है? 1 1 1 1, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो होता है डिराक डेल्टा, और डिराक डेल्टा के लिए मैंने आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे दिया। तो अगर आप इसको अब डेल्टा ओमेगा लिखें तो फिर ये जो बाकी पार्ट बचा, इसमें मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड में इसे लिखा है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी डी ओमेगा ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 1। ये आपको एक रिलेशन दिख रहा है।
इनफैक्ट इस रिलेशन से ज़्यादा जनरल रिलेशन मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। एक तरह से हम जब आप डिराक डेल्टा बुक किसी बुक में पढ़ेंगे, ये डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टी है। डिराक डेल्टा फंक्शन की बेसिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये है, माना मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता था कि डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है। माना कोई फंक्शन है जी, ओके, इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है, आप कोई भी फंक्शन आपको जी दे रखा है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, आप इसको डिराक डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करें तो डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी के कारण आपको इसका जो आंसर मिलेगा ना, वो केवल ये मिलेगा, इस जी फंक्शन की वैल्यू जो जीरो वाले पॉइंट पे है, ओमेगा इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट पे। ये जी फंक्शन सब जगह डिफाइंड था, ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, -17 पे भी, -16 पे भी, -15 पे भी, 0 पे भी, +9 पे भी, +17.25 पे भी, सब जगह। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को डिराक डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, तब जो आपको आंसर मिलने वाला है वो केवल होता है इसी फंक्शन की वैल्यू, जी की वैल्यू, लेकिन केवल एक पॉइंट पे, कौन सा, जीरो पे। और प्रॉपर्टी जीरो का मतलब है एट ओमेगा इक्वल टू जीरो, ओके। ये है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन। इस चीज़ को हम ऐसे कहते हैं कि स्टेटमेंट की फॉर्म में जब हम कहते हैं द डिराक डेल्टा फंक्शन पिक्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाइड विद इट एट द लोकेशन ऑफ इट्स पीक। अब ये पीक और इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बट मैंने स्टेटमेंट बोल दिया, लेट मी वो। इनफैक्ट इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा और जनरलाइज कर सकते हैं, पर मैं इस चीज़ों में अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन आपको ऑब्टेन हुआ है, ये अगर आप इस राइट हैंड साइड को नहीं भी जानते थे, इस डेफिनेशन से आप ये ऑब्टेन कर सकते हैं। डिराक डेल्टा डी ओमेगा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, जी ओमेगा का रोल है इस फंक्शन पे ई टू पावर आइटा ओमेगा टी इस समय। तो अगर ये प्रॉपर्टी को हम मान लें कि हाँ ये सही है, ओके, तो डिराक डेल्टा फंक्शन से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिलता है, वही फंक्शन, लेकिन किस वाले पॉइंट पे, ओमेगा इक्वल टू जीरो रख के। तो ये जो फंक्शन है ई टू पावर आइटा ओमेगा टी, यही मिलेगा आंसर में, लेकिन किस पॉइंट पे, ओमेगा इक्वल टू जीरो। तो अगर इस फंक्शन में केवल ये ई टू पावर आइटा ओमेगा टी में ओमेगा की जगह जीरो रखो, ई टू पावर जीरो इज 1, आप इस आंसर को इसकी फॉर्म में भी समझ सकते हैं। अब मैं इससे ज़्यादा इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे डिस्कशन भी नहीं कहूँगा, मैं जस्ट इसलिए मैंने वो किया, इफ़ यू एवर गेट टाइम टू रीड स्टडी अबाउट द डिराक डेल्टा फंक्शन, तो अगेन वहाँ पे भी आपको डिराक डेल्टा फंक्शन को फुरियर ट्रांसफॉर्म से कनेक्शन इस्टेब्लिश आप कर सकते हैं, ओके। ये बेसिकली रिमेंबर वन थिंग इफ़ यू कैन, ओके, विदाउट एनी अदर वो बिट ऑफ इनपुट, फुरियर डिराक डेल्टा फंक्शन जो भी होता है, आप नहीं भी जानते हैं वो क्या होता है, पर आप ये लाइन शायद दिमाग में बैठा लीजिए, डिराक डेल्टा फंक्शन वन या कांस्टेंट फंक्शन का फुरियर ट्रांसफॉर्म होता है, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस मच, ओके। तो अगेन दीज आर सम पॉइंट्स, हो सकता है ये आपने अभी डायरेक्टली इनकाउंटर ना हो, पर बहुत उसमें नियर फ्यूचर में, ओके, 6 में जब क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे वहाँ ये इनकाउंटर होने वाला है। ये भी वैसे है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ढंग से पढ़ रहे हैं, ओके, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर आप ढंग से लिखना चाहें तो आपको डिराक डेल्टा फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो ये चीज़ें दिस फुरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो आपकी स्टडीज़ में शामिल हो चुका है पहले से, वो अलग बात है, हमने उसे उस तरह से शायद आपके सामने प्रेजेंट नहीं किया होगा, बट इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ, try to look for these topics for yourself, okay, those who are interested in higher studies in physics or even mathematics, थोड़ा सी go looking for these things, इन notions को थोड़ा आप पढ़ लेंगे। इनफैक्ट मैं थोड़ा डिराक डेल्टा जरूर सजेस्ट करूँगा, डिराक डेल्टा के बारे में थोड़ा आप पढ़ लेंगे तो दैट वुड बी वेरी वेरी एडवांटेजेस फॉर यू, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ऑफ द फुरियर ट्रांसफॉर्म, ओके, and then we will discuss some more features of the Fourier transform. So with that I would like to conclude this discussion for the time being. Thank you everybody.